स्टैम्प्स। तो आपको याद होगा कि पिछले लेसन में हमने कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1917 के मॉक 1 प्रैक्टिस किए थे और उसमें हमने करीबन 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। तो आज मैं और भी कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ और वो क्वेश्चंस करने के बाद हम आज ये एक्ट वाइंड अप कर देंगे। हम नेक्स्ट लेसन में दूसरा एक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। Okay, so the first question is, who is required to provide the facilities of canteens or restrooms under the Contract Labour Act 1970 to the contract labor? So, under this Contract Labour Act, canteen facility और restroom facility देने की liability किसे है? जैसे कि हमने थ्योरी में पढ़ा था कि ये इस एक्ट में दो तरह के प्रोविजंस है, वेलफेयर एंड हेल्थ प्रोविजंस दिए जाते हैं, जैसे कैंटीन हो गए, रेस्टरूम हो गए, अदर फैसिलिटीज हो गए, फर्स्ट एड फैसिलिटी हो गए। तो ये सब देने की लाइबिलिटी एक्चुअली किसकी है? तो ये सब देने की लाइबिलिटी है। अच्छा, तो यहाँ 4 ऑप्शन है, द कॉन्ट्रैक्टर, द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, द लीडर ऑफ द एम्प्लॉय यूनियन, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। बताइए क्या आंसर है? Yes, the answer is द कॉन्ट्रैक्टर। हाँ, और लेसन में हमने ये भी पढ़ा था थ्योरी में कि सपोज इफ द अबव फैसिलिटीज आर नॉट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, इफ कोई कॉन्ट्रैक्टर ये अबव फैसिलिटीज अपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को नहीं देता है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर देगा और वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टर को जो वो पैसे पेमेंट करने वाला है उससे वो डिडक्ट कर लेता है। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not included as important provisions to be provided and maintained by the contractor under the Contract Labour Act 1970? तो ये सब जो 3 प्रोविजन मैंने मेंशन किया है, जैसे फर्स्ट एड एंड फैसिलिटी एंड कैंटीन, ड्रिंकिंग वाटर एंड वॉशिंग फैसिलिटीज, और थर्ड है मैटरनिटी होम एंड क्रेश फॉर फीमेल एम्प्लॉयज। तो ये 3 प्रोविजंस में से कौन सा प्रोविजन जो है ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है, मेंशन नहीं किया गया है? बताइए। Yes, the answer is maternity home and creche for female employees। तो फिर देखिए, जैसे वेलफेयर और हेल्थ प्रोविजंस में हमने कैंटीन पढ़ा था जो कि सेक्शन 16 के अंदर आता है, रेस्ट रूम पढ़ा था, अदर फैसिलिटीज में आता है आपका ड्रिंकिंग वाटर, सफिशिएंट नंबर ऑफ लैट्रिन्स, वॉशिंग फैसिलिटीज, हमने फर्स्ट एड फैसिलिटी पढ़ा था। बट ये मैटरनिटी होम या क्रेश फॉर फीमेल एम्प्लॉयज ऐसा स्पेसिफिकली कहीं कोई मेंशन नहीं है इस एक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट। Okay, the third question is, the rules under the Contract Labour Regulation and Abolition Act 1970 provides the no wage period shall exceed। तो under Contract Labour Act में no wage period, so कितने दिन तक आप wages नहीं दे के extend कर सकते हो? ठीक है, नो वेज पीरियड कितना दिन तक एक्सटेंड हो सकता है? 15 डेज तक, 1 मंथ तक, 45 डेज तक और 2 मंथ्स तक? यस, सो द आंसर इज 1 मंथ। तो ये जो नो वेज पीरियड है ये 1 मंथ तक एक्सटेंड हो सकता है, उससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकता। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, where the employment of any worker is terminated or on behalf of the contractor, the wages earned by him shall be paid before the expiry of the dash working day from the day on which his employment is terminated। So क्या क्वेश्चन बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि whether employment of any worker is terminated, किसी वर्कर का एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो गया, उसको काम से निकाल दिया गया है, ठीक है, by on behalf of the contractor, the wages earned by him shall be paid before the expiry of the working day from the day on which। अब सोचिए टर्मिनेट हो गया है लेकिन वो जो काम किया है उसका पैसा तो देना ही पड़ेगा, तो कितने दिनों में उसका पैसा देना पड़ेगा? Within 2nd day, within the 5th day of his termination, within the 7th day of this termination, or within the 10th day of this termination? बताइए।
The answer is second. So within the second day of the termination of the work contractor of the employment of any worker, he need to be paid the wages, okay, by the contractor. Next. As per the Contract Labour Act 1970, obstructing an inspector in discharge of his duties is punishable with. जैसे हमने थ्योरीज में पढ़ा था कि इसमें इंस्पेक्टर जो होता है उसकी अपनी ड्यूटीज होती है, वो इंस्पेक्ट करता है ये सब। तो अगर सोचिए वो किसी एस्टैब्लिशमेंट में आया और वो अपना काम कर रहा है, लेकिन अगर कोई एम्प्लॉयर उसे उसका काम करने के लिए कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करे या उसे कोई इंफॉर्मेशन ना लेने दे या तो फिर उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, तो ये सब रीजन में उस एम्प्लॉयर को या फिर कॉन्ट्रैक्टर को क्या पनिशमेंट हो सकती है। Imprisonment extending to 3 months or fine extending to rupees 500 or both. Imprisonment extending to 12 months or fine extending to rupees 1500 or both. और third option है imprisonment extending to 18 months or fine extending to rupees 20,000 or more. So the answer is A. Imprisonment extending to 3 months or fine extending to 500 or both. So क्या हो सकता है, क्या तो 3 महीने की जेल हो सकती है, या तो फिर 500 रुपए तक की उसे फाइन हो सकती है, या तो फिर दोनों ही हो सकती है। ठीक है। So now the next question. Who can take cognizance of offence under the Contract Labour Act 1970? ठीक है, ये जो मतलब सोचिए इस एक्ट के अंदर कोई ऑफेंस हुआ है तो उसका मतलब स्पोक पर्सन कौन है, कौन फैसला ले सकता है अल्टीमेट, द सिविल कोर्ट और द क्रिमिनल कोर्ट, द एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड और द कोर्ट ऑफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट और अ मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड अबव। मतलब सोचिए इस एक्ट के अंदर जिन लोग भी है, सोचिए जो वर्कर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स हैं, उनके साथ सोचिए कुछ गलत हुआ, ठीक है, तो वो कहाँ जाएंगे, किसको बोलेंगे, ठीक है, तो लास्ट में सोचिए कोर्ट कचहरी तक बात पहुंच गई, तो कहाँ जाएंगे, वो सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट जाएंगे क्या, वो क्या एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड के पास जाएंगे, या तो फिर कोर्ट ऑफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड अबव। मतलब लास्ट डिसीजन किसका होगा। Yes, so the answer is C, the court of presidency magistrate or magistrate of the first class and above. ठीक है, next. So the last question of this lesson is the Contract Labour Act 1970 provides that the provisions of the dash mall so far as may be applied to any search or seizure by the inspectors. So, हाँ, तो ये क्या बोल रहा है, the contract under the Contract Labour Act 1970 provides for the provisions so far as may be applied to any search or seizure by the inspectors. Fact. ऑप्शंस क्या है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। यस, सो द आंसर इज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, सो मैंने ये सब क्वेश्चंस के सारे आपको आंसर कीज यहाँ पर दे दिए हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हम बाद में इस एक्ट के ऊपर, जैसे मैंने कहा था कि पिछले एक्ट के ऊपर भी हम और भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, तो इस एक्ट के ऊपर भी हम और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन बाद में। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हम ये लेसन वाइंड अप करते हैं। आप लोग प्लीज इसके थ्योरीज पढ़िए, थ्योरीज पढ़ोगे तो अल्टीमेटली मॉक टेस्ट में जो भी क्वेश्चन आएंगे आप आंसर कर ही पाओगे। ठीक है, सो नेक्स्ट डे आई विल कम अप विद अनदर लेसन, सो बाय 10
keep studying, stay safe, and please don't forget to like, share and subscribe our channel and press that bell icon below तो ताकि जब भी हम नया वीडियो लेके आए आप नोटिफाइड हो जाए. Thank you. Stay safe. Keep studying.